नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः अपने देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। करंट अफेयर की श्रृंखला में सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है लगातार इस चैनल को बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं और सही चीज़ों को सही व्यक्तियों तक पहुँचा रहे हैं। पिछले 1-2 दिनों में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है देखने वाले और कमेंट भी, लाइक भी बच्चों का बढ़ा है। और हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, कमेंट लाइक करने के साथ-साथ यदि आपको कोई चीज़ लगती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है ना। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, बहुत कुछ अर्जित करना है। ठीक, मैं ये चाहता हूँ, मेरी शौक थी कि मैं पढ़ाने वाला व्यक्ति रहा हूँ, तो यहाँ मैं ऊब रहा था। इस वजह से मैंने पढ़ाना शुरू किया और आपको अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर बार-बार मैं कह रहा हूँ, एक दो नहीं हजार बार मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर जो आप पढ़ेंगे किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। जो नए बच्चे जुड़े हैं, वो जिनको आधुनिक भारत का इतिहास तैयार करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसको आज के मैंने लगभग 1 साल पहले पढ़ाया था, टीआरई 4 को टारगेट करके। तो वो टीआरई 4 स्पेशली हमने नाम जरूर दिया है, उसके अलावा लेकिन काम वो हर जगह करेगा। उसको जो बच्चे देखना चाहे वो देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उसी टॉपिक से हम आधुनिक भारत का, आधुनिक इतिहास का मतलब आधुनिक भारत के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनेंगे, मैं टेस्ट श्रृंखला भी बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। क्योंकि पर डे 10-10, 15-15 मिनट की मेरी शॉर्ट्स नोट रहेगी, जिसको चुटपुटिया नोट्स आप कहते हैं, है ना। बात वही है कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाला नोट्स रहेगा आपके लिए। चलिए, आज की शुरुआत में हम लोगों की शुरुआत होती है कहाँ से? आर्थिक परिदृश्य से। आर्थिक परिदृश्य की हम बात करते हैं तो ये आर्थिक वाला जो है, आर्थिकी जो है, वो सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है करंट अफेयर में। लेकिन इस कठिन टॉपिक को हम सबसे आसान बनाएंगे। एक आपका प्रश्न बन सकता है आर्थिक करंट से कि चालू वित्त वर्ष 2026-27, पहले चीजों को समझिए। वित्त वर्ष में हर 3-3 महीने की 4 रिपोर्ट आती है, यानी 3 चौक 12, 3 गुणे 4 करोगे तो 12, यानी 12 महीने में 4 रिपोर्ट आती है। तो ये पहली तिमाही है, चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही, जिसमें अप्रैल मई जून 3 महीने की रिपोर्ट होती है, अप्रैल से जून। तो इसमें जो रिपोर्ट आई है, तो भारत की वस्तुओं और सेवाओं दो तरह की होती हैं, एक वस्तुगत और सेवागत। तो भारत का वस्तुगत निर्यात 129.32 अरब डॉलर है। पिछले साल ये 111 था, अब इस साल 129, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है। ध्यान से बात समझिए निर्यात में। और जो आयात है ये 216 अरब डॉलर था, ये जो है 180, यानी इसमें घटोतरी हुई है। बात समझिए, यानी कि आयात में घटोतरी हुई है और निर्यात में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो आपका प्रश्न ये बनेगा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के अंतर्गत भारत का वस्तुगत निर्यात कितने अरब डॉलर रहा? तो वस्तुगत निर्यात कितना था? 129। फिर यही पूछ सकता है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वस्तुगत आयात कितना था? तो 216 अरब डॉलर। अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर आपका ये पूछेगा कि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 15.91% की वृद्धि निर्यात में। और आयात में कमी कितने की हुई? तो यहाँ वृद्धि हमने लिख दिया है, ये कमी है, ये कमी है। आयात में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 19.90 की कमी हुई है। यानी भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये वृद्धि है, क्योंकि हमने निर्यात तो बढ़ाया लेकिन आयात कम किया, तो भारत के लिए तो फायदा ही है। मुझे लगता है प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे आइए। अब वस्तुगत था सेवागत व्यापार में। सेवागत व्यापार में कह रहा है कि 103.41 का निर्यात हुआ, पिछले साल 97 था। आयात 53 का हुआ, पिछले साल हमने 49 का किया था, लेकिन सेवागत हमने आयात भी ज्यादा किया है। अब आपका यहां से प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन वो सामूहिक क्या बनेगा? भारत में कुल वस्तुगत और सेवागत निर्यात कितना है? तो 232.73 अरब डॉलर। भारत का वर्ष 2026-27 की चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात
वस्तुगत और सेवागत कितना था, तो 232.73 अरब डॉलर। और आयात कितना था, 270, यानी निर्यात हमने 232 अरब डॉलर का किया और आयात हमने 270 अरब डॉलर का किया। पहला प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न हो गया आपका। दूसरे प्रश्न पे आते हैं भाई। कह रहा है कि वर्ष 2025-26 के अंत में भारत का कुल बाह्य ऋण, यानी वर्ष 2000 वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक, यानी 26 अप्रैल की बात कर रहे हैं, अंत तक भारत में कुल बाह्य ऋण, भारतीयों के ऊपर कितना भारत का कर्जा है। ये रिपोर्ट कौन जारी किया, आरबीआई की रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जून में आई है 2026 में। बात समझिए, अप्रैल तक की रिपोर्ट है। कह रहा कुल भारत का कर्ज जो है 762.8 अरब डॉलर है, यानी हर भारत का जो विदेशी कर्ज है 762.8 अरब डॉलर है। 2025 के अंत में ये कितना था, 736 था, यानी कि कितने अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, तो 26 अरब डॉलर की वृद्धि पिछले एक साल में हुई है। सोचिए कितना चिंता की बात है, हम लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, ये आरबीआई रिपोर्ट कह रही है। सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना होगा, नहीं आने वाले समय में हम लोग बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे, सरकार उससे निपट ही नहीं पाएगी। आगे आइए भाई। भारत की, ये भी छपने वाला प्रश्न है, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन कहाँ हुआ। इसकी शुरुआत तो जुलाई में हुई, 17 तारीख को, ये हरियाणा राज्य में हुई इसकी शुरुआत। भारत की पहली हा से हाइड्रोजन, हा से हरियाणा, मुझे लगता है याद हो गया हो। हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली, हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक चली, ये जींद स्टेशन से सोनीपत स्टेशन के बीच। किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच, जींद स्टेशन से सोनीपत स्टेशन के बीच ये चली थी ट्रेन। जींद स्टेशन से सोनीपत स्टेशन के बीच चली। इसको हरी झंडी कौन दिखाया, मोदी जी ने दिखाया। इसकी लंबाई कितनी थी, 89 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी। बात समझ गया ना, मुझे लगता है हो गया क्लियर। आगे आइए भाई, है ना, एक सेकेंड। अगला प्रश्न, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को लेकर के जो बातचीत हुई थी उसको देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के मध्य, है ना, ब्रिटेन के मध्य संयुक्त व्यापार एक समझौता हुआ है, जिसमें इन लोगों ने ये किया है कि कुछ वस्तुओं को छोड़ करके जितनी भी वस्तुओं पर व्यापार हम लोग करेंगे निर्यात, उस पर निर्यात शुल्क 99% की छूट होगी। बहुत विशेष प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न लेकिन विशेष है, बीबी जी राम योजना। ये बीबी जी राम योजना क्या है, शॉर्टकट में यही देगा, बीबी जी राम योजना। तो ये विकसित भारत फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन 2025। ये है क्या मैटर, देखिए, जो आपकी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, उसी का नाम बदल दिया सरकार ने, उसका कर दिया है कि विकसित भारत फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इस मिशन के तहत, है ना, न्यूनतम मजदूरी की क्राइटेरिया निश्चित की गई है कि किसी व्यक्ति को एक दिन की न्यूनतम कितनी मजदूरी देनी चाहिए, वो है 300 रुपए। किसी व्यक्ति की न्यूनतम एक दिन की मजदूरी 300 रुपए है, और ये नियम लागू कब से है, 1 जुलाई 2026 से लागू है, 1 जुलाई 2026 से। और जो रोजगार की गारंटी मनरेगा के तहत 100 दिन था, उसको भी बढ़ाया गया है, 125 दिन कर दिया गया है। ये देखिए, न्यूनतम काम की टाइम जो है 125 दिन, पहले 100 दिन था। हाँ, 2 राज्यों में मजदूरी में थोड़ा सा डिफरेंट है। अरुणाचल प्रदेश वहां की परिस्थिति के हिसाब से 298 रुपए, और नागालैंड में सर्वाधिक 327। 2 डिफरेंट है, बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी की दर आपकी रखी गई है, कितनी, 300 रुपए। काम 125 दिन, मजदूरी जो है 300। आगे आइए। कह रहा वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत 44% की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो विदेश के लोग हैं भारत में निवेश किए हैं, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश की हैं,
कोई आपके यहाँ निवेश क्यों करेगा? जब उसको उचित संसाधन मिलेगा। भाई अगर कोई व्यक्ति निवेश करेगा और उसका सामान लूट लिया जाएगा तो क्यों निवेश करेगा? यानी सुरक्षा की गारंटी जब आपके यहाँ होगी तभी कोई कंपनी आपके यहाँ निवेश करेगी। भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ निवेश हो, लेकिन निवेश नहीं हो पाता है क्योंकि सरकार की कमजोरी है। वहाँ लोकल जो शक्तियां हैं, है ना, वो ज्यादा एक्टिव रहती हैं और कंपनी मालिक को समस्या होती है, उनकी पूंजी डूब जाती है। इसी वजह से वहां निवेश नहीं होता। तो भारत देश में वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत 44% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2024 में अगर 100 कंपनियां निवेश की होंगी तो 2025 में 144 कंपनियां निवेश की होंगी। यानी 100 पे 44 का मतलब 144 की होंगी, तभी तो 44% की वृद्धि हुई, है ना। भारत की रैंक इस निवेश के क्रम में, भारत की रैंक 13 थी पहले, 2024 में 13 थी, 2015 में 25 में कितनी हो गई? 11वां। प्रश्न क्या बनेगा? कह रहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत भारत की रैंक 2025 में कितनी है? 11वीं है। शीर्ष पर आपका अमेरिका, नंबर 2 पे सिंगापुर, भारत 11। इसमें भारत का सुधार हुआ है और बहुत चीजों में तो गिरावट हुई है, लेकिन इस मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गारंटी देने में सरकार ये सफल रही है लोगों को बताने के लिए कि आप हमारे यहाँ निवेश करेंगे तो आपकी पूंजी डूबने नहीं पाएगी। आगे आइए भाई, देखिए अर्थशास्त्र का मैटर है, थोड़ा समझा मैं रहा हूं तो किसी को बहुत जल्दबाजी नहीं मचनी चाहिए, है ना। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप इन चीजों पर विश्वास करें। आपके पास जो मैटर है वो किसी से कमजोर नहीं है। करंट में आप किसी अन्य कोचिंग संस्थान, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी की अच्छाई बुराई हम नहीं करते। मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं कि हमारे यहाँ का जो करंट है वो किसी से कमजोर नहीं है। आप किसी से आगे नहीं जा पाएंगे तो पीछे भी नहीं रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। बाकी जो नए बच्चे हैं वो जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे मोबाइल नंबर 9648322446 पर मैसेज करें, करंट लिख के उनको जोड़ दिया जाएगा। और हो सके तो आप एक एक दो दो लोग जो नए जुड़ रहे हैं वो भी अपने जरूरतमंद साथियों को जोड़ें ग्रुप में, जिनको वास्तव में हाँ प्राइमरी देना हो, टीजीटी पीजीटी देना हो। 10 ही मिनट हम समय मांग रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट आपका हम समय लेंगे, 10 नंबर आपको देंगे, है ना। करंट के लिए भी हम कह रहे हैं। इसके अलावा जो उसका तीसरा पार्ट है जीके जीएस का, उसको भी हम बहुत व्यवस्थित पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत हम आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल की प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। इन सब चीजों को पर डे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पहले मैं करंट बैकअप में आ जाऊं, उसके बाद इन चीजों को देखता हूं। ठीक, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने आय के हिसाब से सभी देशों को 4 वर्गों में बांटा है। आरबीआई, विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ने आय इनकम के हिसाब से देशों को 4 कैटेगरी में बांटा है। निम्न आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश, उच्च आय वाले देश। अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को निम्न में से किस वर्ग श्रेणी में रखा गया? निम्न आय वाले, निम्न मध्यम आय वाले, उच्च मध्यम या उच्च वाले में? तो भारत क्या है भैया? निम्न मध्यम आय वाला देश है। सरकार चिल्ला रही है कि हम उच्च आय वाले देश हैं और भारत की हालत जो है निम्न मध्यम में है। हमसे अच्छी कंडीशन तो श्रीलंका की है, उच्च मध्यम आय वाले देश में बना है। सोचिए, इनकम भारत की घट रही है। ये चिंता का विषय है, सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उच्च में आपका अमेरिका है। अगला प्रश्न आइए, अंत्योदय की बात करते हैं हम लोग। अंत्योदय योजना, खाद्यान्न वितरण जो फार्मूला है, अंत्योदय योजना के तहत लोगों को, सभी लोगों को जिनका अंत्योदय कार्ड है उनको 35 किलो राशन मिलता है। बात मैटर समझिए, 35 किलो राशन मिलता है। तो सरकार ने ये कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ एक ही यूनिट है, 2 ही यूनिट है, तो वो लोग भी 35 किलो राशन ले रहे हैं। तो सरकार ने कहा ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कहा कि भाई हम जो हैं हर सदस्य पे आपको 7 किलो देंगे। कितना देंगे? 7 किलो देंगे। अगर किसी के घर में 2 सदस्य हैं तो 14, 3 हैं तो 21, अगर 5 हैं तो 35, अगर 5 से अधिक भी हैं तो आपको 35 ही मिलेगा। अगर 8 सदस्य हैं तो आप 8 गुणे 7 नहीं कर सकते। कम होने पे तो सरकार कम कर देगी, लेकिन अधिक होने पे सरकार बढ़ाने को तैयार नहीं है। यह है अंत्योदय योजना में सुधार जो हुआ है। आगे आइए भाई, नीति आयोग का एक
आंकड़ा आया है नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक, जो निवेश किया जाता है, निवेश कहीं जैसे हम पैसा निवेश करेंगे तो किस राज्य में निवेश के लिए सबसे अच्छा इन्वायरमेंट है, सबसे अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, इसकी रिपोर्ट है। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी किया है। इसमें जो मानक है वो 84 संकेतक और 8 स्तंभ मानक बनाए गए, ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, उससे हमें मतलब नहीं है। इसमें 28 राज्य और 38 केंद्र शासित प्रदेशों को 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। तो निवेश अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष पर यदि कोई राज्य है तो वो गुजरात है। 100 में से इसको 56 नंबर मिला। 56 इंच का सीना मोदी जी, 56 इंच वाले मोदी जी है ना, 56 अंक गुजरात को मिला है। किसमें? निवेश अनुकूलता सूचकांक में। मुझे लगता है याद हो गया होगा। महाराष्ट्र को 53 अंक मिला, यानी दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। शीर्ष राज्य ये हो गए। अग्रणी राज्यों में मतलब पिछले साल के अनुपात में इस साल कहां सबसे ज्यादा निवेश किया जा रहा है? अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश आपका है। और उभरते राज्यों में शीर्ष पर कौन है? पंजाब है। 3 आंकड़ा, शीर्ष राज्य, अग्रणी राज्य और उभरते राज्य। एक आंकड़ा ये सामान्य बड़े राज्यों का हो गया। एक आंकड़ा आता है आपका पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में। तो पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में अग्रणी है आपका उत्तराखंड और उभरते हुए में है आपका मेघालय। केंद्र शासित में शीर्ष प्रदर्शन जो है गोवा का, अग्रणी में दिल्ली है, उभरते में पुदुचेरी है। इनको आप लिखेंगे जब एक दो बारी तो सबसे मेन तो वही गुजरात है। बाकी मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हाँ कौन है कौन नहीं है। बात समझ गए ना? आगे आइए भाई। ध्यान देना कि मैटर ज्यादा है नहीं, लेकिन मैटर समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। ये मेरी अच्छी आदत समझिए या गंदी आदत समझिए कि मैं समझाए बगैर नहीं बोल पाता हूँ। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो समझ लीजिए आपका तैयार हो गया। 15-20 मिनट की वीडियो है, 10-15-20 मिनट आपको लगेगा, आधे बहुत ज्यादा लगेगा आधा घंटा लिखने पढ़ने में, और क्या। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया 10 20 100 50 500 की, तो कह रहा सबसे ज्यादा प्रचलन में सबसे ज्यादा सिक्के या नोटे किस रुपए के हैं? 1 का है कि 2 का है कि 10 का? तो सर्वाधिक प्रचलन में 1 रुपए का सिक्का है। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा मार्केट में अगर कोई मुद्रा है तो 1 रुपए की है। 2025-26 में कुल मुद्रा रिकॉर्ड जो है 43 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा मार्केट में दौड़ रही है। 43 लाख करोड़ जो है रुपया छपा है भारत में। सोचिए 2025-26 में इतना मार्केट में दौड़ रहा है। तो 1 रुपए का सिक्का सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी नोट, सबसे ज्यादा पैसा किस रुपए में है? तो 500 की नोट। कुल मुद्रा का लगभग 86% मुद्रा आपकी 500 नोट की है। बात समझिए, कुल मुद्रा का लगभग 86% मुद्रा कितने रुपए की है? 500 नोट वाली है। मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई हैं। कुछ नियुक्तियां हैं, 2-4 इनको देख लेते हैं भाई, है ना। 2-4 नियुक्तियां हैं। कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन जो है, ये चेयरमैन जी पहले से ही चेयरमैन है, रवि अग्रवाल जो है, कर रवि, कर रवि। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन जो रवि अग्रवाल जी हैं, उनका 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। बस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चर्चा में रहा, इस वजह से हमने देख लिया कि आप एक बार ताजा हो जाइए कि रवि अग्रवाल जी इसके हैं। एसपीजी कमांडो, मोदी जी की सुरक्षा। आइए भाई, एसपीजी कमांडो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो काम क्या करता है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? एसपीजी कमांडो की होती है। वर्तमान में एसपीजी जो कमांडो है वो आलोक शर्मा जी हैं। इनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है। सोचिए 2027 में अब, लेकिन एक नए जो है कमांडो, एसपीजी कमांडो के निदेशक की नियुक्ति हो गई है। अगले आपके एसपीजी निदेशक जो होंगे कौन होंगे? अमित कुमार जी होंगे। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2027 से। ये 1 अप्रैल 2027 तक के लिए हर महीने नया करंट रहेगा। आप ध्यान दीजिए, अगले 1 साल का ये करंट है कि एसपीजी कमांडो का निदेशक किसको बनाया गया है? तो अमित कुमार जी को बनाया गया है। आगे आइए भाई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हरजीत सिंह
अल्पसंख्यक का आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? हरजीत जी बने हैं, हरजीत सिंह जी को बनाया गया। नीति आयोग के नए सीईओ अनुराग जैन बने हैं। नीति आयोग के अनुराग अनुराग जैन नीति आयोग के अध्यक्ष बने। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण में न्यायाधीश निर्वाचित होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्र में जो विवाद हैं उनके निर्धारण के लिए, उनके निराकरण के लिए एक पैनल बनता है न्यायाधीशों का कि वो जज बनेंगे। तो उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया है जिनका नाम है बिमल एन पटेल। बिमल पटेल जी हैं। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और 2000 कब तक चलेगा? 35 तक चलेगा। बहुत बड़ी बात है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? बिमल एन पटेल जी की हुई है। आगे आइए भाई। ठीक है, अगला पुरस्कार है। पुरस्कार वाला मैटर हम लोग कल देखेंगे, है ना। इसमें इतना ही देखिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसे लगी। और हाँ, जो बच्चे हैं रेगुलर हैं वो लिख करके ग्रुप में जरूर डालें। काम चोरी से काम नहीं चल पाएगा, आप लिख करके डालिए। और इस वीडियो को अगर आप, मुझे लगता है कि 1-2 बार देख लेंगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं, वो दिमाग में बातें गूंजेंगी, घुस जाएंगी, वो ऑटोमेटिक आपका तैयार ही हो जाएगा। ठीक है, नए बच्चों को जोड़िए आप लोग जो हो सके। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप पकड़ के लाइए, घसीट के लाइए। अगर जो जरूरतमंद है उनको आप जोड़िए, क्योंकि सही चीजें हैं, सही लोगों तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। मेरा भी प्रयास सफल रहेगा, थोड़ा आपकी संख्या भी बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही।